प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के इस ऑनलाइन क्लास में। आज की ये क्लास बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी की है। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने डिस्कस किया था ईस्ट में पाए जाने वाले कायिक प्रजनन को, और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था मुकुलन के द्वारा प्रजनन की क्रिया, विखंडन के द्वारा प्रजनन की क्रिया और अंतःबीजाणु के द्वारा। तो पहले की वीडियो में डिस्कस किया था हमने कायिक प्रजनन के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में। ईस्ट की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस और सैकेरोमाइसिस लुडविगी, इन तीनों ही प्रकार की प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन की विधि अलग अलग प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में पाई जाने वाली लैंगिक प्रजनन को। सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में पाई जाने वाली लैंगिक जनन की प्रक्रिया। इसमें होता क्या है कि एन या हैप्लॉइड, या इसको एक्स से भी लिख सकते हैं हम, एन से भी लिख सकते हैं, हैप्लॉइड सैकेरोमाइसिस सेल मुख्य पीढ़ी के रूप में पाई जाती है। तो एन प्रावस्था या अगुणित प्रावस्था मुख्य पीढ़ी के रूप में होती है। ऑक्टोस्पोरस कवक अपनी जीवन चक्र को 2 विधियों से पूरा करता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कैसा होगा? सीधी सी बात है कि चाहे 1-2 कोशिकाएं जिसमें हमने इसको लैंगिक जनन के लिए निरूपित करा है, तो दोनों ही प्रकार की कोशिका फिजन विधि के द्वारा या विखंडन विधि के द्वारा नए ईस्ट कोशिका का निर्माण करती है। लेकिन लैंगिक प्रावस्था के अंदर 2 भिन्न प्रभेद की कोशिका है, जैसे एक प्लस प्रकार की, एक माइनस प्रकार की है। 2 भिन्न प्रभेद की कोशिका है, एक दूसरे के पास पास में आती है और एक दूसरे से क्या हो जाती है? संपर्कित हो जाती है। क्योंकि ईस्ट कोशिका एक सिंगल कोशिकीय संरचना है, इसीलिए वो सिंगल कोशिका ही इसकी युग्मक धानी के रूप में कार्य करेगी, इसलिए इसको नाम देंगे गैमेटेजिया। तो कितने गैमेटेजिया हो गए? 2 प्रकार की। दोनों गैमेटेजिया एक दूसरे से संपर्कित होकर के एक नलिकीय संरचना का निर्माण कर देता है। इस नलिकीय संरचना को कॉपुलेशन ट्यूब कहते हैं। क्या नाम देंगे? कॉपुलेशन ट्यूब, सयुग्मन नलिका। कॉपुलेशन ट्यूब के द्वारा दोनों ही कोशिका का जीवद्रव्य और केंद्रक मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। क्यों होगा? क्योंकि लैंगिक जनन जो कवकों में होता है वो 3 चरणों में पूरा होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो पहले प्लाज्मोगेमी के फलस्वरूप दोनों ही कोशिका मिलकर के एक कोशिकीय संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिसमें दोनों का ही केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसको द्विकेंद्रिकीय अवस्था नाम देंगे, और इसका जीवद्रव्य दोनों का एक हो जाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न हुई? प्लाज्मोगेमी की। अब दूसरे स्टेज में क्या होगा कि दोनों ही भिन्न प्रभेद के कवक केंद्रक आपस में जुड़ते हैं। इसका मतलब कौन सी क्रिया हुई? कैरियोगेमी की क्रिया संपन्न होती है। और कैरियोगेमी होती एन केंद्रक, और एन केंद्रक मिला तो कितना केंद्रक मिला? 2n या 2x केंद्रक अथवा डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर पुनः मियोसिस होता है। तो ये लैंगिक जनन की तीसरी स्टेज आएगी। प्लाज्मोगेमी पहली, कैरियोगेमी दूसरी और मियोसिस तीसरी। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 2 अगुणित केंद्रक बनेंगे। दोनों अगुणित केंद्रक में मियोसिस सेकेंड होगा, तो कितने बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। अब इन 4 केंद्रकों के बाद जीवद्रव्य विखंडन होता है, फलस्वरूप एक केंद्र के 4 खंड बनते हैं, जीवद्रव्य खंड बनते हैं, जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कितने बनेंगे? 4 कोशिकाएं बन गई। इन चारों कोशिकाओं में फिर समसूत्री विभाजन होता है, तो कितने बनते हैं? 8। 1 2 3 4, 4 इससे बने 1 2 3 4,
4 इनसे बने। तो कुल कितने बने? 8 बीजाणु जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन बीजाणुओं को नाम देते हैं एस्कोस्पोर। जिस संरचना में एस्कोस्पोर का निर्माण हुआ है उसको नाम देते हैं एस्कस। अब ये एस्कस की प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि मियोसिस से उत्पन्न हुए इसलिए कैसी होगी? N प्रकार की होगी या X प्रकार की, हैप्लोइड प्रकार की होगी। हैप्लोइड X प्रकार की या हैप्लोइड एस्कोस्पोर परिवर्तित होकर के नई इष्ट कोशिका का निर्माण करते हैं। 4 एस्कोस्पोर से प्लस प्रकार के और शेष 4 एस्कोस्पोर से माइनस प्रभेद की इष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक सामान्य प्रकार का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। क्योंकि ये जीवन चक्र या लैंगिक जनन हैप्लोइड सेल से प्रारंभ हुआ था और डिप्लोइड सेल तक गया था, लेकिन ये डिप्लोइड सेल या डिप्लोइड स्टेज में इष्ट कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद में फिर पुनः वो हैप्लोइड में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस की जीवन चक्र को हैप्लोफेजिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब इसी लाइफ साइकिल को यदि हम आरेखीय निरूपण करें तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ईस्ट कोशिका या सैकेरोमाइसिस विखंडन विधि के द्वारा नए कवक कोशिका का निर्माण करते हैं। या फिर वेजिटेटिव सेल्स होती है, जैसे ये वेजिटेटिव सेल्स, 2 वेजिटेटिव सेल्स हैं, आपस में कॉपुलेशन हुआ, संयुग्मन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2n प्रकार का जाइगोट हुआ। इसका मतलब इसमें कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी एक साथ में हुई। किसका निर्माण हुआ? जाइगोट। तो ये 2n स्ट्रक्चर। अब जाइगोट में क्या हुआ? मियोसिस। तो ये मियोसिस हुआ। और मियोसिस से किसका निर्माण हुआ? एस्कस का। तो इस थैलीनुमा संरचना क्या नाम देंगे? एस्कस कहेंगे। और एस्कस में क्या विकसित हुए? एस्कोस्पोर। इन एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती है? 8। और ये एस्कोस्पोर किस प्रवृत्ति के होते हैं? हैप्लोइड प्रवृत्ति के होते हैं। और एस्कोस्पोर पुनः परिवर्तित होकर नए सैकेरोमाइसिस का निर्माण करता है। तो ये भी एक्स स्टेज होगी, ये भी एक्स होगी। मियोसिस प्रोसेस है, ये 2x होगी, कॉपुलेशन प्रोसेस होगी, और वेजिटेटिव एक्स प्रकार की होगी। इस प्रकार के डायग्राम को आरेखीय निरूपण कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के डायग्राम को चित्रात्मक निरूपण के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर लाइफ साइकिल पढ़ी हमने ऑक्टोस्पोरस की। और दूसरा एग्जाम्पल है जो अलग प्रकार की पाई जाती है, वो है सैकेरोमाइसिस लुडविगाई में पाई जाने वाली जीवन चक्र। कौन सा? सैकेरोमाइसिस लुडविगाई। इसमें कौन से प्रकार का पाया जाता है? इसको नाम देते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार की लाइफ साइकिल में होता क्या है तो उसको समझते हैं। इस कवक में मुख्य पीढ़ी होती है वो डिप्लोइड होती है, और डिप्लोइड कायिक कोशिकाएं लंबे समय तक मुकुलन क्रिया के द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा करेगा? मुकुलन के द्वारा। उसके बाद में कुछ कोशिकाएं जो मुकुलन द्वारा डेवलप हुई है, वो कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर देती है, और बड़े आकार की कोशिका मुकुलन नहीं करेगी बल्कि छोटी कोशिका मुकुलन करती है, और बड़ी कोशिकाएं युग्मक धानी की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह? युग्मक धानी की तरह व्यवहार करती है। और उस युग्मक धानी जैसी कोशिका में सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस होगा। तो उसका द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित केंद्रक बनाता है। कितने बनाएंगे? 4 अगुणित। जैसे इसमें मेरा नाम दिए A1, A2, A2। ये है क्या? ये दोनों केंद्रक कारिकीय रूप से एक समान है। ये दोनों केंद्रक कारिकीय रूप से एक समान है, लेकिन A1 और A2 केंद्रक वो कारिकीय रूप से समान नहीं है। तो इस मियोसिस के द्वारा कुल 4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं जो 2 भिन्न प्रभेद के होते हैं। अब इस कोशिका के अंतर ही 2 भिन्न प्रभेद के केंद्रक जैसे A1, A2, A1, A2 दोनों आपस में मिलते हैं। इस क्रिया को क्या नाम देंगे हम? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी। तो इससे पहले होगा क्या कि मियोसिस होगा, मियोसिस के द्वारा 4 केंद्रक बनेंगे। इन 4 केंद्रक निर्मित होने के पश्चात इसका जीवद्रव्य विखंडित होंगे। फलस्वरूप इन केंद्रकों के चारों ओर जीवद्रव्य
संग्रहित होगा, जिसके पश्चात स्पोर का निर्माण होगा, तो इसको क्या नाम देंगे हम? एस्को स्पोर कहेंगे। किसका निर्माण हुआ? एस्को स्पोर। कुल कितने एस्को स्पोर बने? 4। अब इस ईस्ट कोशिका को, क्योंकि इस कोशिका तो अभी भी है, इसमें ही एस्को स्पोर बने, तो इस ईस्ट कोशिका को अब क्या नाम देते हैं? एस्कस कहेंगे। अब दो भिन्न प्रभेद के एस्को स्पोर, जैसे A1 और A2, A1 और A2, A1 और A2 आपस में प्लाज्मोगेमी की क्रिया के द्वारा दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद फिर कैरियोगेमी होगी, तो A1 का केंद्रक और A2 का केंद्रक आपस में मिल जाता है, तो एक 2n कोशिका बनेगी। तो कितनी कोशिका बनेगी? कुल 2, एक ये और एक ये, तो 2 डिप्लॉइड सेल्स वापस विकसित हो जाती है। अब इन दोनों डिप्लॉइड सेल्स से स्वतंत्र रूप से जर्म ट्यूब विकसित होती है। एक नलिका विकसित होगी जिसमें केंद्रक प्रवेशित होगा, तो इसको नाम देते हैं जर्म ट्यूब, जनन नलिका। इससे एक जनन नलिका विकसित होती है, इससे एक दूसरी जनन नलिका विकसित होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस कोशिका से विकसित ये जनन नलिका, दूसरी कोशिका से विकसित ये जनन नलिका। अब दोनों ही प्रकार की जनन नलिका से फिर कुछ बर्डनुमा संरचना निकलती, इनको स्प्राउट माइसीलियम नाम देते हैं। इस माइसीलियम से फिर बडिंग क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा नई बर्ड का निर्माण होता है, और वो बर्ड पृथक होकर नई ईस्ट कोशिका का निर्माण करता है। और कौन सी कोशिका बनेगी? डिप्लॉइड, क्योंकि जो माइसीलियम बना है या जर्म ट्यूब बनी है वो कौन सी कोशिका से बनी है? 2n कोशिका से विकसित हुई है, इसलिए बनने वाली कोशिका भी कौन सी होगी? 2n या डिप्लॉइड कोशिका। सैकेरोमाइसिस लुडविगे के इस जीवन चक्र में अधिकांश समय वो डिप्लॉइड स्टेज में व्यतीत करता है, और कुछ समय के लिए वो अगुणित या हैप्लॉइड स्टेज में प्रवेशित होती है। और वो केवल और केवल कब होगा? जब तक वो एस्कोस्पोर के रूप में है। लेकिन चूंकि प्लाज्मोगेमी और प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद में कैरियोगेमी हो जाती है, इसलिए n स्टेज वापस किस में बदल जाती है? 2n में, या हैप्लॉइड वापस किस में बदल जाता है? डिप्लॉइड में। अधिकांश जीवन सैकेरोमाइसिस लुडविगी 2n या डिप्लॉइड स्टेज में गुजारने के कारण इसको डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। जबकि ऑक्टोस्पोरस में कौन से प्रकार का था? हैप्लोबायोटिक प्रकार का। ये जो डायग्राम है वो इस लाइफ साइकिल का आरेखीय निरूपण है। सैकेरोमाइसिस लुडविगी जो 2n या डिप्लॉइड कोशिका है, इस डिप्लॉइड कोशिका में मियोसिस के द्वारा 4 एस्कोस्पोर बनेंगे। 4 एस्कोस्पोर में से 2 एस्कोस्पोर जुड़ेंगे तो फ्यूजन ऑफ 2 एस्कोस्पोर। इसके बाद में फ्यूजन के बाद में कैरियोगेमी होगी, तो कैरियोगेमी से डिप्लॉइड सेल बनेगी, और डिप्लॉइड सेल कितने बनेंगी? 2। इस दोनों डिप्लॉइड सेल से पृथक रूप से स्प्राउट माइसीलियम विकसित होता है, जिसमें बडिंग होती है, और बडिंग के फलस्वरूप वापस नए सैकेरोमाइसिस लुडविगी कोशिका को निर्मित करते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट कोशिकाओं के संदर्भ में किस में पढ़ा है? सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस और सैकेरोमाइसिस लुडविगी में पाए जाने वाले जीवन चक्र को। नेक्स्ट क्लास में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी में पाए जाने वाले लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम समझेंगे। थैंक यू।